अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो जैसा आपको इसके नाम से पता चल पा रहा होगा ट्रांसपोर्ट, तो इसका काम ट्रांसपोर्टेशन करने का है डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब दोस्तों प्लेस में क्या हो सकता है, आपके सामने एक नेटवर्क में मैंने बना दिया है, दैट इज नेटवर्क 1 एंड सेकंड इज नेटवर्क 2। अब दोस्तों दो नेटवर्क हैं हमारे पास, दोनों में अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी हमने यूज की है। दोस्तों अगर आपने टोपोलॉजी को ढंग से नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती चले, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम लोग नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सेशन जो है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारा बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है, रिंग मतलब इसमें नेटवर्क जो है पीसीज जो है हमारे वो एक नेटवर्क की फॉर्म में यानी रिंग की फॉर्म में बने हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक नेटवर्क 1 से कंप्यूटर C1 उसको डेटा को सेंड करना है नेटवर्क 2 में C4 के पास में। तो दोस्तों आप पहले देखिए कि इससे और इसके बीच में राउटर्स लगे होते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, राउटर्स हम पढ़ चुके हैं, हब हम पढ़ चुके हैं, स्विच हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग डेटा को फ्लो करवा रहे हैं, तो यानी कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है होप टू होप डिलीवरी करना, या हम बोल सकते हैं पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करना, या इसको एक चीज भी बोल सकते हैं वर्क्स फॉर टैब टू टैब, टैब टू टैब डिलीवरी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, पोर्ट डिलीवरी। अब दोस्तों पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, आप मान लीजिए आप सर्फिंग कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, आपने मल्टीपल टैब्स को ओपन किया हुआ है। मान लीजिए एक पे आपने जीमेल को ओपन किया हुआ है, दूसरे पे आपने यूट्यूब ओपन किया हुआ है, तीसरे पे आप सोशल मीडिया पे कोई भी साइट आपने ओपन की हुई है। तो दोस्तों आप एक बात आइए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से यूट्यूब चला रहे हैं, तो ये मान लीजिए यूट्यूब चलाने के लिए यहाँ पे सर्वर हो गया हमारा एंड दिस इज क्लाइंट। तो इस नेटवर्क के अंदर क्लाइंट है हमारा, उस नेटवर्क के अंदर सर्वर है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज डेटा को हमें C1 से C4 के पास में भेजना है। ये एक नेटवर्क है, मैंने सिर्फ 4 कंप्यूटर इसमें लगाए हैं, लेकिन किसी भी नेटवर्क में हमने पढ़ा था 3 कंप्यूटर से लेके हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं। तो उसमें से डेटा को चूज करके उसे भेजना है किसी दूसरे नेटवर्क में, और उसमें भी मल्टीपल कंप्यूटर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज कौन डिसाइड करेगा। अब उसके बाद अगर पहला केस कि उसे C1 से C4 पर भेजना है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए कि हमने सिंगल ब्राउजर में एक से ज्यादा टैब को ओपन किया है, तो कौन से टैब में वो डेटा को भेजेगा। तो दोस्तों यहां पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का यही काम है कि अगर मान लीजिए आपने ब्राउजर में एक से ज्यादा विंडो ओपन की हुई है, आप YouTube ओपन कर रहे हैं, तो YouTube में ही वो वीडियो प्ले होनी चाहिए, यानी उसी टैब के लिए वो डेटा को भेज रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम टैब टू टैब को डिलीवर करना है। इस इतना ही सीमित नहीं है कि उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजना, उस कंप्यूटर में जाकर भी पर्टिकुलर जो टैब है उसी टैब पर डेटा को भेजना है। अब दोस्तों टैब के अलावा हम लोग पोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि डेटा को भेजने के लिए कंप्यूटर में हर टाइम एक पोर्ट यूज किया जाता है, उसी पोर्ट से डेटा को सेंड किया जाता है। तो दोस्तों इसे बोला जाता है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो दोस्तों ये काम है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका एक काम ये भी है कि जो मैसेज है वो ऑर्डर में डिलीवर हो। ऑर्डर में डिलीवर का मतलब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हमने सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 ये डेटा भेजा मैंने, तो ये दोस्तों जब वहां पर शो हो रहा है, यानी कि जब इसने डेटा को सेंड कर दिया और वापस यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो ये इसी ऑर्डर में मिलना चाहिए, ना कि ऐसे। ये इस ऑर्डर में नहीं मिल सकता दोस्तों, क्योंकि ऑर्डर बदल गया है। यहाँ पर हमें उसी ऑर्डर में, यानी कि इंफॉर्मेशन जिस ऑर्डर में सेंड की गई है हमें रिसीव भी उस ऑर्डर में ही होनी चाहिए। तो उसका काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। अब दोस्तों बात आते हैं कि इसका काम हमारे एरर को कंट्रोल करना भी है, यानी कि अब जैसे हमने देखा कि इसमें एरर आ गया, अगर मान लीजिए एरर आता है तो उस एरर को कंट्रोल करना भी
काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है और उसमें हम लोग यूज करते हैं चेकसम मेथड। ये भी दोस्तों कुछ टाइप के मेथड्स हैं। अब दोस्तों इसके अलावा इसका काम डेटा फ्लो को कंट्रोल करना भी है और ये भी देखना है कि किसी तरह का कंजेशन ना हो जाए। कंजेशन इन केस समझ सकते हैं हम दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई डिवाइस D1 है, उसके साथ कीबोर्ड भी अटैच है, एक कैमरा भी हमने मान लीजिए अटैच कर दिया, उसके साथ में हम माइक्रोफोन भी अटैच कर दिया। अब इसके साथ दोस्तों जब किसी डिवाइस पर मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ डाटा को सेंड करती है तो जब वो डाटा रिसीव करने वाली डिवाइस है उस पर कंजेशन बढ़ जाता है। अगर हम डायरेक्ट इंटरनेट पे भेज रहे हैं तो दोस्तों इसे समझ नहीं आएगा ये कितनी डिवाइस से डेटा को एक्सेप्ट करे, क्योंकि इसके पास लिमिटेड मेमोरी है उस डेटा को होल्ड करने की। तो दोस्तों उस केस में कंजेशन बढ़ जाता है। तो इस कंजेशन को अवॉइड करने का काम भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का ही है। अब दोस्तों एक चीज और, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा डिवाइस हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया तो अब हमें जब डेटा भेजना है तो डेटा भेजने के लिए तो हमारे पास एक सिंगल कॉमन लाइन होती है। तो इतने सारे डेटा को दोस्तों जो एक साथ भेजने का काम होता है उसमें यूज की जाती है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होती है दोस्तों, आपके पास मल्टीपल डेटा लाइंस हैं, मान लीजिए इनपुट में ये हैं 4 लाइन है इनपुट में, तो दोस्तों ये इसको आगे मल्टीप्लेक्सिंग करके भेजती है सिंगल लाइन पे। तो यानी मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके भेजना उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और दोस्तों वापस रिसीवर एंड पे इस सिंगल लाइन से इसको मल्टीपल डेटा में वापस कन्वर्ट कर देना उसको बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं ताकि चीजें हमें दिमाग में ज्यादा टाइम तक रह पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा, जैसा कि नेटवर्क आप डायग्राम भी आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम टैब टू टैब या बोल सकते हैं पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करना है। या इसको एक और भी नाम से बोल सकते हैं एंड टू एंड। इट इज यूज्ड टू डिलीवर एंड टू एंड और इट इज यूज्ड टू एंड डिलीवरी, यानी डेटा को एंड टू एंड डिलीवर करती है। दोस्तों इसको हमने 2 नाम से और भी पढ़ा, दैट इज टैब टू टैब, सेम ही चीज है दोस्तों, या हमने पढ़ा पोर्ट टू पोर्ट। यानी आप मान लीजिए ब्राउजर में आपने कोई स्पेशल साइट भी खोली हुई है तो उसी साइट में उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, उसी टैब में उसको दिखना चाहिए, तो वो काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। और इसको दोस्तों एक और भी बोल देते हैं, दैट इज प्रोसेस टू प्रोसेस। ये सारे वर्ड सेम ही है दोस्तों, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ये सारे काम हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के ही होते हैं। इट प्रोवाइड रिलायबिलिटी, तो दोस्तों ये डेटा में रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये प्रोवाइड करती है दोस्तों डेटा में रिलायबिलिटी और डेटा को ऑर्डरली सेंड करने के लिए हेल्पफुल होती है। एंड डिलीवर मैसेज एंड प्रिवेंट डेटा टू लॉस, और दोस्तों हमारे डेटा को लॉस होने से भी बचाती है। तो 2 काम इसके हमने पढ़ लिए दोस्तों। अब हम लोग थर्ड जो हमने पढ़ा था दैट इज कंट्रोल ऑफ एरर। तो दोस्तों इसका काम कंट्रोल ऑफ एरर को करना है, या इट इज कंट्रोल और इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एरर। इसका काम है दोस्तों एरर को कंट्रोल करना। और एक मेथड मैंने आपको बताया चेकसम मेथड, बाय यूजिंग चेकसम
मेथड। तो दोस्तों इस मेथड को यूज करके ये जो एरर कंट्रोल है उसको करती है। दूसरा दोस्तों हमने पढ़ा कि ये डेटा के फ्लो को बनाए हुए रखते हैं, तो इसका काम यही है दोस्तों, इट इज यूज्ड टू मेंटेन डेटा फ्लो, यानी डेटा जो है स्मूथली फ्लो होता रहना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो उसका काम भी यही है। और दोस्तों हमने पढ़ा कि कंजेशन को रोकना भी इसका काम है, एंड ऑल्सो कंट्रोल कंजेशन। कंजेशन होता है दोस्तों एक साथ जब बहुत ज्यादा डाटा आता है तो उसे समझ नहीं आता किसको होल्ड करना है किसको नहीं होल्ड करना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कंजेशन। तो ये उसको प्रिवेंट करता है। अब दोस्तों एक चीज और कि ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के हमारे सेगमेंट्स बना देती है। सो इट मेक्स सेगमेंट ऑफ डेटा। दोस्तों ये डेटा के सेगमेंट्स बना देती है, यानी कि कन्वर्ट करती है डेटा को सेगमेंट्स में। और लास्ट हमने पढ़ा दोस्तों ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम भी करती है। सो इट ऑल्सो वर्क्स फॉर मल्टीप्लेक्सिंग मल्टी चैनल को एक चैनल पर मल्टी चैनल के डेटा को एक चैनल पर सेंड करना मल्टीप्लेक्सिंग होता है दोस्तों, और वापस सिंगल चैनल से मल्टी चैनल में कन्वर्ट करना दैट इज डीमल्टीप्लेक्सिंग। सो इट ऑल्सो वर्क्स मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग, तो इसका काम दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी होता है। तो ये हमने पढ़ा दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कंजेशन को रोकना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, थोड़ा सा उसको डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कंजेशन को। सो अगला जो इसमें ही ट्रांसपोर्ट लेयर में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अगला टॉपिक टू प्रिवेंट कंजेशन। तो पहले तो हम ये देखेंगे दोस्तों कंजेशन होती कैसे है, एंड देन डिसाइड करेंगे कि कंजेशन को रोका कैसे जाता है। तो सबसे पहले some functions of transport layer। तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा दोस्तों फ्लो कंट्रोल। तो इसका काम क्या है, फ्लो को कंट्रोल करना, जहां हम पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। तो दोस्तों डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना इसका काम है, पर डेटा फ्लो को कंट्रोल क्यों करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, मान लीजिए एक कंजेशन आ गया। कंजेशन कैसे आ सकता है, जब डाटा भेजा जा रहा है, प्रोग्रेस है, यानी कि इन बिटवीन है, प्रोसेस चल रही है और एकदम से डेटा कंजेशन हो गया। अब वो कंजेशन कैसे कैसे हो सकता है, पहले उसको हमने डिसाइड करना है। पहली चीज मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीपल डिवाइस एक साथ डेटा भेजना शुरू कर देंगी उस केस में भी कंजेशन हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए दोस्तों कि हम दो डिवाइस के बीच में डेटा को सेंड करवा रहे हैं, एक डिवाइस की स्पीड बहुत ज्यादा है और दूसरी डिवाइस की स्पीड बहुत ज्यादा कम है, तो उस केस में जो ज्यादा स्पीड वाली डिवाइस है वो बहुत स्पीड से डेटा को भेज देगी, लेकिन रिसीव करने वाली डिवाइस है दोस्तों वो उसको इतनी जल्दी रिसीव नहीं कर पाएगी, तो उस केस में भी कंजेशन हो सकता है। तो दोस्तों कंजेशन में अकर ड्यू टू, सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि मल्टीपल डिवाइस अगर एक साथ डेटा को सेंड कर सकती है तो द destination
कैन बी ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म मतलब दोस्तों ओवरफ्लो होना। यानी कि जो डिवाइस है, डेस्टिनेशन डिवाइस, वो ओवरवेल्म्ड हो जाएगी अगर मल्टीपल डिवाइस एक साथ डेटा सेंड कर रही है। इफ मल्टीपल डिवाइस are trying to send data at the same time, उस केस में भी दोस्तों कंजेशन हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा, अगर मान लीजिए एक डिवाइस की स्पीड ज्यादा है और दूसरे की कम है तो भी कंजेशन हो सकता है। It may be due to if one device speed is more than other device। उस केस में भी दोस्तों कंजेशन हो सकता है। तो जो फ्लो कंट्रोल है दोस्तों, उसका काम इन दोनों चीजों को अवॉइड करना है। यानी कि फ्लो कंट्रोल ये पहले ही डिसाइड कर देता है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर सोर्स कंप्यूटर को बता देता है कि मेरे पास डेटा को इतना होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो वो उस हिसाब से उसकी स्पीड को मेंटेन करता है। और इन जो मल्टीपल डिवाइसेस है इनको कंट्रोल करना भी दोस्तों फ्लो कंट्रोल में ही आता है, और फ्लो कंट्रोल करती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब मान लीजिए दोस्तों कंजेशन हो जाता है किसी भी तरीके से, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, उससे कैसे बचा जाएगा, तो नेक्स्ट जो इसी में ही आएगा दोस्तों, दैट इज कंजेशन प्रिवेंशन। कंजेशन से कैसे बचा जा सकता है। आई होप दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप उसे नोट कर सकते हैं। कंजेशन प्रिवेंशन। तो दोस्तों कंजेशन से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो दोस्तों इसमें दो चीज है। फर्स्ट इज बफरिंग। दोस्तों बफरिंग दो मेथड है, बफरिंग एंड सेकंड इज विंडोइंग। दोस्तों बफरिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर से एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। बफरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो डिवाइस है, आप मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए दो डिवाइस है, लेट ए बी। अब दोस्तों जब ये डिवाइस जो है ये डेटा को भेज रही है, या मान लीजिए हम लोग यहां से यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हैं, एंड दैट इज यूट्यूब सर्वर। अब इस केस में देखिए दोस्तों, आप YouTube के जो YouTube का सर्वर होगा वो डेटा को भेज रहा है ज्यादा स्पीड से, लेकिन अब दोस्तों यहां पर जो है एक बफर होता है। बफर बोलते हैं दोस्तों रजिस्टर्स को, जो डेटा को स्टोर कर लेते हैं। ऐसे मान लीजिए दोस्तों एक्स्ट्रा जो डेटा बिट्स है वो यहां स्टोर हो गई और बाद में इसको धीरे धीरे सप्लाई करते जा रहा है। तो इससे दोस्तों जब हम लोग वीडियो प्ले करते हैं तो जो वीडियो है वो बिना रुके हुए चलती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो होता है वो यह बफर में जाके स्टॉक हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कंजेशन नहीं होती, यहाँ पे लोड नहीं पड़ता, एकदम से कंजेशन प्रिवेंशन हो जाता है। यूट्यूब में कई बार आप देखते हो दोस्तों नेट स्लो हो जाता है तो उसमें एक सर्कल सा घूमना शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो बफर है वो खत्म हो चुका है, यानी बफर में कुछ नहीं बचा उसके पास और पीछे से कनेक्शन उसको नहीं मिल रहा है, यानी डेटा पैकेट्स रिसीव नहीं हो रहे। उस केस में दोस्तों हमारे साथ ऐसा कंडीशन होती है। तो दोस्तों कंजेशन प्रिवेंशन के लिए बफरिंग हम लोग यूज करते हैं ताकि डेटा को एक्स्ट्रा इकट्ठा किया जा सके और आगे कंजेशन ना हो। सेकेंड होता है दोस्तों विंडोइंग। विंडोइंग टेक्निक को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए दो कंप्यूटर है ए और बी, तो दोस्तों ये कंप्यूटर विंडो साइज करके प्रोटोकॉल होता है। अब उसमें क्या होता है कि पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अपने विंडो का साइज बता देता है। विंडो का साइज इन टर्म्स हम समझ सकते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी बता देता है
ए कंप्यूटर बी को अपनी कैपेसिटी बता देगा कि मैं कितना डेटा रिसीव कर सकता हूं, तो जो बी कंप्यूटर है दोस्तों वो उतना ही डेटा उसको भेजता है, ना कि उसके लिमिट से ज्यादा। तो इस तरीके से दोस्तों जो विंडोइंग है सेकंड मेथड वो हमारा काम करता है। अब दोस्तों ये दो तरीके हमने पढ़े कंजेशन प्रिवेंशन के और फ्लो कंट्रोल। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो काम करती है। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों हमारी सेकंड और अगली लेयर पर, दैट इज नेक्स्ट लेयर है दोस्तों हमारी नेटवर्क लेयर। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि जो इससे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस और टैब टू टैब डिलीवरी, यानी कि वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की टैब टू टैब डिलीवरी कर रही थी दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं नेटवर्क लेयर पे। तो दोस्तों ये इसका मतलब जो लेयर है OSI मॉडल की, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आइडेंटिफाइंग, किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी नेटवर्क में। तो दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हमें डेटा भेजना था, इससे ऊपर वाली लेयर जी ट्रांसपोर्ट लेयर वो तो डायरेक्ट उस प्रोसेस पर भेज रही थी। उससे पहले हमें डेस्टिनेशन कंप्यूटर को पता तो होना चाहिए, डेस्टिनेशन डिवाइस के बारे में पता तो होना चाहिए कि कहां पर भेजना है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम दोस्तों नेटवर्क लेयर का होता है। तो दोस्तों उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये IP एड्रेस यूज करती है दोस्तों, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो इसका काम रूट डिसाइड करना है, फ्रेगमेंटेशन बनाना है डेटा को और रीअसेंबल करना है। चलिए दोस्तों पहले हम इसके फर्स्ट जो हमने बात डिस्कस की उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि इसका काम है किसी भी नेटवर्क के अंदर डेस्टिनेशन कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना। So it is responsible for identifying the destination computer on a network। तो दोस्तों नेटवर्क के अंदर डेस्टिनेशन कंप्यूटर को फाइंड आउट करने का काम दोस्तों हमारी नेटवर्क लेयर का होता है, और ये इसके लिए यूज करती है IP एड्रेस, और इट यूज्ड लॉजिकल एड्रेस फॉर आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर। तो दोस्तों लॉजिकल एड्रेस की अगर हम बात करें, लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस एक ही चीज होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए डिवाइस 1 थी, दैट इज D1, और डिवाइस D2। तो दोस्तों जब भी हम नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो हर एक नेटवर्क के अंदर मान लीजिए एक नेटवर्क बना दिया हमने, दैट इज नेटवर्क 1, और इसके अंदर दोस्तों बहुत से कंप्यूटर हैं, बहुत से डिवाइसेस कनेक्ट है। तो दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस डिवाइस के पास डेटा को भेजना है? तो उसके लिए दोस्तों हम एक IP एड्रेस या एक लॉजिकल एड्रेस यूज करते हैं, जो कि हर एक कंप्यूटर के लिए अलग से असाइन होता है, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर को पहचाना जा सकता है नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों मान लीजिए इसका लॉजिकल एड्रेस मैं देता हूं 192.168.55.103। इसका एड्रेस देखते हैं दोस्तों 192.155.32.108। तो दोस्तों अब ये दो कंप्यूटर है अलग अलग नेटवर्क में। मैं मान लेता हूं ये किसी नेटवर्क 1 में है और ये कोई और दूसरा नेटवर्क है, दैट इज नेटवर्क 2। तो ये नेटवर्क 2 में है। हमने अभी पढ़ा कि दोस्तों जब ये हमने नेटवर्क मान लिए, इसको हम मानते हैं ये राउटर्स लगे हुए बीच में। अब दोस्तों एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, अब इसमें हजारों कंप्यूटर हो सकते हैं, तो वहां से हमने जो डेटा भेजा है उस कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस ये है, जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस ये है। तो उस
इस लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से दोस्तों जो नेटवर्क लेयर है वो आइडेंटिफाई करती है हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर को। तो दोस्तों ये लॉजिकल एड्रेस ही होता है, इसको हम लोग इस जैसे ही हमारा OSI मॉडल खत्म हो जाएगा IP एड्रेसिंग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये IP एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से ये यूज करती है, और ये IP एड्रेस ही है जो हमें बताता है कि हमारे नेटवर्क में कितने डिवाइसेस अटैच की गई हैं, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ नेटवर्क है वो हमें हमारे नेटवर्क लेयर और IP एड्रेस की हेल्प से हमें पता चल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि इसकी जो नेक्स्ट वर्किंग है दैट इज ये डेटा को फ्रेगमेंट यानी फ्रेम्स में यानी फ्रेगमेंट्स बना देती है, फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देती है, और यही डिसाइड करती है कि जो डेटा है हमारा किस रूट से होके जाएगा। मान लीजिए इसको थोड़ा सा और समझ लें, थोड़ा सा नेटवर्क 1 दैट इज राउटर 1 2 3 नेटवर्क 2। तो दोस्तों ये देखिए, अब जो नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 से हमें पता है कि जहां जो डिवाइस है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा है वो भेजा जाएगा, लेकिन इसका काम ये भी है कि रूट डिसाइड करना। हमने जब राउटर पढ़ा था दोस्तों, तो राउटर में हमने पढ़ा था ये शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड करता है, तो उस लेयर पर काम करता है हमारा नेटवर्क लेयर पर राउटर काम करता है। दोस्तों नेटवर्किंग में हमने राउटिंग में डिटेल में इसको पढ़ा था। तो दोस्तों जो नेटवर्क लेयर है वो डिसाइड करती है कि कौन से शॉर्टेस्ट पाथ से होके हमारा डेटा पैकेट से निकलेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मल्टीपल राउटर्स हमने लगा दिए। मान लीजिए अब नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 पे हमें डेटा को भेजना है, तो हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं, R1 से 2 4 पे होते हुए डायरेक्ट। अब इसके बीच में दो राउटर्स आते हैं दोस्तों, लेकिन अब यहां से देखते हैं हम R1 के बाद में तो 1 2 3 बीच में 3 राउटर्स आते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये जो पाथ है वो लंबा पाथ है और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो दोस्तों नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करती है कि इस शॉर्टेस्ट पाथ से हम लोग डेटा को भेज सकते हैं इजीली और कम टाइम में। तो दोस्तों ये काम भी, शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड करना भी हमारी नेटवर्क लेयर का ही काम होता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं दोस्तों। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर राउटिंग, यानी कि रूट डिसाइड करना उसको बोलते हैं दोस्तों राउटिंग, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो डेटा होता है उसके फ्रेगमेंट्स बना देते हैं दोस्तों। अभी उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्रेगमेंटेशन का काम होता है दोस्तों, और फाइनल रीअसेंबलिंग। अब मान लीजिए दोस्तों हमें डिवाइस 1 है, उससे D2 पे डेटा को भेजना था। तो दोस्तों जैसे डेटा चलेगा तो जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो उनके फ्रेगमेंट्स बना देती है दोस्तों, डेटा को पैक करके पैकेट्स बना देती है, उसको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं दोस्तों। अब जैसे इसने फ्रेगमेंट बनाया, रिसीविंग एंड पे वो वापस रीअसेंबल हो जाते हैं दोस्तों, यानी कि जुड़ने के बाद एक हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है ये इसलिए बनाया जाता है दोस्तों, हमने पता है कि रास्ते में राउटर्स आते हैं, हर राउटर्स की अपनी कैपेसिटी होती है, वो डेटा को हैंडल करता नहीं कर सकता। तो इसलिए दोस्तों राउटर को देखते हुए नेटवर्क लेयर उसके अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट्स बना देती है ताकि वो रिसीव कर ले। अब मान लीजिए ये जो राउटर है R1, ये 100 बाइट के डेटा को सिर्फ होल्ड कर सकता है, और हमारे पास 400 बाइट के ये पैकेट्स हैं। तो दोस्तों जो हमारी नेटवर्क लेयर है इस 400 वाले पार्ट को 4 पार्ट्स में 100 वाले में करके दोस्तों आगे राउटर पे भेज देगी, क्योंकि राउटर की कैपेसिटी इतना ही है। तो दोस्तों इसलिए उसके हिसाब से उसने फ्रेगमेंट बना दिए और आगे सेंड कर दिए। तो ये काम भी दोस्तों हमारे नेटवर्क लेयर का ही होता है। तो इस तरीके से दोस्तों नेटवर्क लेयर हमने पढ़ी। अब दोस्तों नेटवर्क लेयर के अंदर पैकेट्स जो यूज होते हैं, अभी पैकेट्स की बात चल रही थी, तो दो तरह के पैकेट्स यूज होते हैं। सो पैकेट्स यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। तो दोस्तों इसके अंदर दो तरह के पैकेट हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज डेटा पैकेट
एंड सेकेंड इज रूट अपडेट पैकेट, रूट अपडेट पैकेट। तो दोस्तों आपको नाम से पता चल गया होगा, डेटा पैकेट्स ये एक्चुअल डेटा होता है जिसको हम पैकेट्स में की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों रूट अपडेट का मतलब क्या है कि दोस्तों ये अपने नेबर, यानी कि अगर मान लीजिए एक नेटवर्क में डेटा को सेंड करने के बीच में अलग अलग राउटर्स लगे हुए हैं, तो पहले वाला जो राउटर है अपने से अगले वाले को रूट के बारे में अपडेट करता है। इस तरह से दोस्तों ये जो रूट अपडेटेड पैकेट्स है ये सेंड किए जाते हैं ताकि जो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वहां तक पहुंचने का रास्ता बताया जा सके, क्योंकि जो रास्ता है वे डिसाइड करना है, पाथ डिसाइड करने का काम हमारी नेटवर्क लेयर का ही होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने नेटवर्क लेयर को पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर पर, दैट इज डेटा लिंक लेयर। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया है। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं डेटा लिंक लेयर को। ये हमारी OSI मॉडल की 6 लेयर है। इससे पहले हमने 5 लेयर को स्टडी कर लिया है। मैं एक बार फिर से आपके सामने उनके जो मेजर फंक्शंस है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा नेटवर्क लेयर के बारे में। तो दोस्तों नेटवर्क लेयर जो थी, जो नेटवर्क लेयर का काम था वो हमने पढ़ा था कि इसका जो नेटवर्क लेयर है उसका काम सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसफर करना है। यानी मान हम एज्यूम कर लेते हैं हमें डेटा को C2 ऑफ नेटवर्क 2 से डेटा को हमें भेजना है C4 ऑफ नेटवर्क 1। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या क्या प्रोसेस होगी। मैं इसी में डेटा लिंक लेयर के रोल को भी इंक्लूड करूंगा। जो पहले था मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेटवर्क लेयर के बारे में। नेटवर्क लेयर बोलती है कि जो डेटा है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का उसको आइडेंटिफाई करने का या वहां तक डेटा को जो डेटा पैकेट्स है उसको पहुंचाने का काम करती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो नेटवर्क लेयर है उसका काम सिर्फ इतना है कि उससे सोर्स से लेके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक आइडेंटिफाई करना है। तो ये काम हो गया दोस्तों नेटवर्क लेयर का, नेटवर्क लेयर। तो दोस्तों ये काम था हमारी नेटवर्क लेयर का। फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था दोस्तों, अब यहां से अगर हमने माना कि C2 से डेटा आया C4 पर और हमने एज्यूम किया कि C4 जो कंप्यूटर है उसके ब्राउजर में मल्टीपल टैब्स ओपन थे। मान लेते T1 दैट इज T2 T3 T4 एंड T5। मान लीजिए T1 में वो अपनी ईमेल चेक कर रहा था, T2 पे वो FB यूज कर रहा था फेसबुक, एंड T3 पे वो YouTube सर्व कर रहा था, T4 पे वो कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा था, एंड T5 कोई और मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए वो कोई सॉन्ग्स के बारे में स्टडी कर रहा था। तो 5 टैब हमने एज्यूम की दोस्तों। तो हमने ये देखा कि जब जो N2 है नेटवर्क 2 से जो कंप्यूटर 2 है वो 4 को डेटा भेज रहा है, यानी कि ईमेल भेज रहा है। तो जो ईमेल का डेटा है दोस्तों वो ईमेल वाली टैब में ही शो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर तो सेम है लेकिन टैब्स उसमें मल्टीपल खुली हुई है। तो दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का, उस ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है टैब टू टैब डिलीवरी करना, यानी कि एक सेम पीसी, अब सोर्स से डेस्टिनेशन के बारे में नेटवर्क लेयर हमें इंफॉर्मेशन दे देती है, लेकिन उसके बाद भी किस टैब के अंदर डेटा को भेजना है वो पोर्ट की हेल्प से ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो यहां पे उसके बाद में दोस्तों टैब टू टैब डिलीवरी करने का काम था दोस्तों हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा और इसी को हम लोग होप टू होप भी बोल देते हैं दोस्तों, होप टू होप और नोड टू
नोड टू नोड, यानी सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड, सोर्स होप टू डेस्टिनेशन होप। तो दोस्तों इस तरीके से हमने किया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों डेटा लिंक लेयर का इसमें क्या रोल है। तो दोस्तों अगर बात कर ली जाए डेटा लिंक लेयर की, तो उसका काम भी नोड टू नोड और होप टू होप डेटा को सेंड करना है, बट ऑलरेडी हम लोग नेटवर्क लेयर में वो पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो काम है थोड़ा सा वेरी हो जाता है, डिफरेंट होता है। उसका काम अगर डेटा लिंक लेयर की मैं बात करूं तो उसका काम भी होप टू होप है, पर जो डेटा को सेंड किया जाता है नेटवर्क लेयर सोर्स से लेके डेस्टिनेशन होप टू होप डेटा ट्रांसफर करती है, लेकिन डेटा लिंक लेयर दोस्तों सोर्स से लेके नेक्स्ट नोड तक डेटा को ट्रांसमिट करती है। दैट इज डेटा लिंक लेयर। दोस्तों इसके बाद आगे ये वाली जो नोड है ये आगे नोड को डेटा ट्रांसफर करेगी थ्रू डेटा लिंक लेयर, और ये फिर अपने से आगे वाली को करेगी। दोस्तों इस तरह से डेटा भेजती है। यानी कि अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर का काम अपने से नेक्स्ट लेयर के पास डाटा भेजना होता है, सिर्फ इतना ही काम होता है। लेकिन अगर सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड की बात की जाए तो दोस्तों वो काम हमारी नेटवर्क लेयर करती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम कुछ पॉइंट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें नोट्स बनाने के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि जो नेटवर्क लेयर है उसका काम हम पढ़ चुके हैं कि उसका काम सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाना है, लेकिन हमारी डेटा लिंक लेयर का काम सिर्फ अपने से नेक्स्ट नोड के पास डेटा को ट्रांसमिट करना है। सो इसमें हम लोग फर्स्ट लिखेंगे इट इज यूज्ड टू होप टू होप और होप टू होप बोल सकते हैं दोस्तों, और नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी। और दोस्तों इसमें भी स्पेसिफाई है कि वो जस्ट टू नेक्स्ट, ओनली जस्ट टू इट्स नेक्स्ट नोड। तो दोस्तों वो अपने से अगली नोड के पास ही डेटा को सेंड करेगी, ना कि डेस्टिनेशन नोड के पास में। अब दोस्तों एक हमने इसका रोल पढ़ लिया। दूसरा रोल है कि ये कम्युनिकेट कराती है। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लें कि जैसे कि हमें हमारे ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना है, तो दोस्तों ये जो डाटा लिंक लेयर है ये हेल्पफुल होती है। यानी कि हम लोग हमारे मैक एड्रेस को यूज करके हमारे कॉमन जो नेटवर्क है यानी लैन है उसके अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो दिस लेयर, हमने पढ़ा दोस्तों ये लेयर हेल्पफुल करती है, और दिस लेयर हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद इन द नेटवर्क with the help of MAC address. थोड़ा सा दोस्तों आपको मैक एड्रेस के बारे में बता देता हूं। जो मैक एड्रेस होता है, हमने ईथरनेट जब कार्ड पढ़ा था तब उसमें पढ़ा था हमने कि मैक एड्रेस यूज किया जाता है। हर एक जो भी दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है, हर एक का एक यूनिक जो एड्रेस होता है उसका सीरियल नंबर होता है, उसी को मैक एड्रेस बोला जाता है। दोस्तों आपके मोबाइल फोन के केस में अगर हम बात करें तो IMEI नंबर होता है। अब दोस्तों ये अगर बात किया जाए तो ये 48 बिट का होता है, 48 बिट, या हमें पता है कि एक जो 1 बाइट जो होती है इक्वल्स टू 8 बिट होती है। तो दोस्तों अगर मुझे इसमें बाइट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दूंगा मैं 8 से, दैट इज 48/8 6। इट मीन्स या तो हम बोल सकते हैं ये 48 बिट का होता है या 6 बाइट का होता है।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोग मैक एड्रेस को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो 48 बिट है आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं इनको, तो दोस्तों इस तरह से 6 बाइट्स हो गई, या हम लोग ये हमारे बिट की फॉर्म में, दैट इज 48 बिट और 6 बाइट। अब दोस्तों अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिखना चाहूं तो हमें पता है हेक्साडेसिमल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 से लेके 15 तक होती है, नहीं टोटल 16 हो गए, इसलिए उसको हेक्साडेसिमल बोला जाता है दोस्तों। और हमें पता है कि 9 तक हम एज यूजुअल डेसिमल की तरह लिखते हैं, और उसके बाद में जब हम नंबर लिखना शुरू करते हैं दोस्तों तो हम लोग ABC का यूज करते हैं। तो इसको हम 0F 2E AF यही से 5F लिख लेते हैं, या 2D लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 2 3 लिख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो मैक एड्रेस है वो हो सकता है। मैंने दोस्तों यहाँ इन बाइनरी नंबर को यानी बिट्स को कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में, और ये इस तरह से होता है दोस्तों। और अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें तो ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, दैट इज LSB, दैट इज MSB। हमने पढ़ा था दोस्तों LSB और MSB। तो दोस्तों LSB और MSB की बात करते हैं, तो जो MSB वाली साइड होती है, या हम बोले फर्स्ट जो 24 बिट जो होती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 24 + 24 बिट में। तो दोस्तों जो MSB साइड की 24 बिट होती है वो मैन्युफैक्चर का कोड होता है, यानी कि जो कंपनी से बना रही है वो कोड उस कंपनी का फिक्स होता है, यानी कि फर्स्ट जो लेफ्ट वाले 24 बिट है वो ऑलवेज फिक्स रहते हैं क्योंकि कंपनी का कोड कभी नहीं बदलता। और अगर बात करें राइट साइड 24 बिट की दोस्तों, ये डिवाइस टू डिवाइस यानी कि हर जो डिवाइस है उसके हिसाब से ये यूनिक आईडी होती है। तो ये मैक एड्रेस यूज किया जाता है दोस्तों हमारी डेटा लिंक लेयर के थ्रू, और जो कि इस मैक एड्रेस की हेल्प से दोस्तों हम लोग हमारे नेटवर्क के अंदर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना इंटरनेट की हेल्प के। तो दोस्तों एक पॉइंट हमने ये वाला क्लियर किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज इसका काम दोस्तों फ्लो कंट्रोल करना भी है, यानी कि डेटा का जो फ्लो हो रहा है उसे कंट्रोल करना भी इसका काम है। बट रिमेंबर कि ये इसका काम सिर्फ अपने से नेक्स्ट नोड तक ही डेटा को कंट्रोल करना है। सो इट ऑल्सो control the flow of data, the flow of data only to its next node। दोस्तों इसका काम सिर्फ अपने से नेक्स्ट नोड तक ही इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, आगे इसका काम नहीं होता। उससे जब ये अपने से नेक्स्ट राउटर के पास जानकारी पहुंचा देती है तो उसके बाद वो नेट जो राउटर है उसकी नेट जो डेटा लिंक लेयर है अपने से नेक्स्ट के पास में डेटा को भेज देती है। तो दोस्तों ये हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए कि अब उसके अंदर अगर बात करें दोस्तों कि हमने पढ़ा डेटा के फ्लो को कंट्रोल करती है, तो उसके लिए दोस्तों कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करती है। तो उसमें आता है दोस्तों हमारा कुछ प्रोटोकॉल मैं आपको लिखवा देता हूं, दैट इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सम प्रोटोकॉल्स आर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, एंड इसके बाद सेलेक्टिव रिपीट। दोस्तों ये 2 प्रोटोकॉल है जो इस लेयर पर यूज किए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये लेयर इन 2 प्रोटोकॉल्स को यूज करती है।
अब दोस्तों जैसे कि ये फ्लो कंट्रोल को या डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रही है, ठीक उसी तरह से ये दोस्तों एरर को भी कंट्रोल करती है। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इट ऑल्सो कंट्रोल द एरर, या हम बोल सकते हैं दोस्तों एरर कंट्रोल का काम भी होता है, बट टिल इट्स नेक्स्ट नोड। यानी कि हमेशा हमें एक चीज याद रखनी है कि अपने से नेक्स्ट नोड तक ही दोस्तों ये काम को करती है। यानी कि अगर एरर कंट्रोल कर रही है तो अपने से नेक्स्ट नोड तक ही करेगी, आगे नहीं करेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एरर कंट्रोल के लिए कुछ मेथड यूज करती है ये। तो इसमें पहला मेथड आता है चेकसम प्रोटोकॉल आर चेकसम मेथड, ये चेकसम प्रोटोकॉल। इसके अलावा पैरिटी के अलावा दोस्तों साइक्लिक रिटेंडेंसी चेक, साइक्लिक रिटेंडेंसी चेक। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि ये मेथड थे जो जिनकी हेल्प से हमारी जो डेटा लिंक लेयर है वो एरर को कंट्रोल करती है। या दोस्तों इसको शॉर्ट में साइक्लिक रिटेंडेंसी चेक को CRC भी बोलते हैं, CRC से ज्यादा फेमस है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा ये इसका काम जो है ये डिसाइड करना भी है कि कौन सा डेटा भेजा जाएगा पहले। अगर दोस्तों हमने अभी बात की थी कि जैसे मान लीजिए मैं पहले बना के दिखा देता हूं, बस टोपोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। तो हमें पता है दोस्तों एक कॉमन बस के ऊपर सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट कंप्यूटर और फोर्थ कंप्यूटर दोनों अगर एक साथ ही डेटा को लाइन पर भेज देते हैं तो दोस्तों क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा और डेटा जो है वहीं पर हमारा लॉस हो जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों इस लेयर का काम डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना भी है। यानी कि हम बात सकते हैं कि ये एक्सेस को कंट्रोल करती है कि किस कंप्यूटर को पहले एक्सेस देनी है डेटा को भेजने के लिए। और जब जो डेटा अगर मान लीजिए पहला कंप्यूटर डेटा भेज रहा है तो बाकी जो तीनों कंप्यूटर है उस टाइम कॉन्स्टेंटली चुपचाप उस डेटा को आराम से रिसीव कर रहे होंगे, यानी कि वो डेटा को उस टाइम नहीं भेजेंगे। तो इस तरह इसका कंट्रोल करने का काम भी दोस्तों हमारा जो डेटा लिंक लेयर है उसी का ही है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सेस कंट्रोल। So it also work of access control. It also work of access control, और इसको लिख सकते हैं it decide which device will send data first। कौन सी डिवाइस दोस्तों पहले डेटा को सेंड करेगी, ये डिसीजन लेना काम हमारा डेटा लिंक लेयर का होता है। अब दोस्तों कुछ इस जो ये एक्सेस कंट्रोल के लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज CSMA, दैट इज कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस CD। दोस्तों ये मेथड बस टोपोलॉजी पे यूज किया जाता है फॉर द डेटा एक्सेस या और एक्सेस कंट्रोल। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमने पढ़ा डेटा लिंक लेयर को। अब हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर की तरफ, दैट इज फिजिकल लेयर। अगर दोस्तों आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप उसे इजीली नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट लेयर पर, एंड द लास्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल, दैट इज फिजिकल लेयर।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर की तरफ, दैट इज फिजिकल लेयर। तो दोस्तों आप एक डायग्राम देख रहे हैं। अब दोस्तों इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो डेटा है वो डाटा लिंक लेयर के थ्रू आ रहा है फिजिकल लेयर पर। तो दोस्तों पहले हम लोग फिजिकल लेयर की फंक्शनिंग को समझ लेंगे, देन उसके बाद उसको नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो इन फॉर्म ऑफ बिट्स है, या हम बोलते हैं कि ये बाइनरी फॉर्म में है, बाइनरी डेटा। दोस्तों जो बाइनरी डेटा है वो कब तक रहता है, डेटा लिंक लेयर तक बाइनरी डेटा रहता है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही फिजिकल लेयर पर आता है डेटा, फिजिकल लेयर उसे कन्वर्ट कर देती है इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं बिट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो दोस्तों फिजिकल लेयर का पहला काम तो यही हो गया कि जो बिट्स में डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, ये दोस्तों वायर मीडियम है हमारा, मीडियम वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो मैंने वायर मीडियम लिया है, तो दोस्तों वो क्या कर रही है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर दिया। अब दोस्तों हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दैट इज क्लाइंट साइड, क्लाइंट्स ने डेटा को भेजा। यहां पे सर्वर के पास दोस्तों सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर मैं फिजिकल लेयर की बात करूं तो जब आप डेटा को सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम सबसे लास्ट लेयर ओएसआई मोड में फिजिकल लेयर होती है, और जब आप डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो रिसीविंग टाइम पे सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो फिजिकल लेयर लास्ट लेयर होती है, और अगर हम लोग मूव करते हैं बॉटम टू टॉप तो जो फिजिकल लेयर है दैट इज फर्स्ट लेयर, यानी कि वो पहली लेयर होती है। अब दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा फिजिकल लेयर के पास में, इसने वापस कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारे बिट्स में, और हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू बिट्स। तो दोस्तों जैसे इसने फिजिकल लेयर से आगे डेटा लिंक लेयर के पास गया, डेटा हमारा वापस बिट्स में कन्वर्ट हो गया, बिट्स। और दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे हम लोग डेटा लिंक लेयर से पहले वाली लेयर के साथ कनेक्ट करते हुए डेटा को लाए थे, वैसे ही वापस ये जो पैकेट है वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे, और लास्ट लेयर जो हमारी, हम बात करें रिसीविंग एंड पर, सबसे लास्ट लेयर जो थी दैट इज एप्लीकेशन लेयर, और हमें वहां पर जाके जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों फिजिकल लेयर की वर्किंग होती है। आई होप आप डेटा जो डायग्राम है उसको नोट कर चुके होंगे। अब चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग इसकी फंक्शनिंग को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने यही पढ़ा दोस्तों, अगर सेंडर साइड से देखें तो दैट इज लास्ट लेयर, और रिसीवर साइड से देखें तो फर्स्ट लेयर। सो it is last layer from sender and first layer from receiver end। तो दोस्तों ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आप समझ भी गए होंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर के बारे में हमने एक चीज और भी पढ़ी कि जो फिजिकल लेयर है वो काम करती है हार्डवेयर के साथ में, या हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी केबल्स और कनेक्टर्स होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे हमारे फिजिकल लेयर के साथ में ही काम करते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिजिकल लेयर वर्क विद हार्डवेयर। तो जो एक्चुअल लेयर होती है दोस्तों जो हार्डवेयर के साथ में काम करती है वो फिजिकल लेयर ही होती है, और जितने ही जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, वो सारे के सारे फिजिकल लेयर पर ही कनेक्ट होते हैं। एंड ऑल केबल्स and connectors are connected
to the physical layer, to the physical layer। तो दोस्तों जितने भी केबल्स और कनेक्टर्स होते हैं वो हमारे फिजिकल लेयर पर ही काम करते हैं। अब दोस्तों बात की जाए, हमने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो टोपोलॉजी भी जो है, क्योंकि हमें पता है जो केबल्स है वो डायरेक्टली डील करती है फिजिकल लेयर के साथ में, तो इस तरीके से दोस्तों जितनी भी टोपोलॉजीज है वो भी वर्क करती है हमारी फिजिकल लेयर पे। सो all the topologies work on this layer, तो दोस्तों जितनी भी टोपोलॉजीज है सारी की सारी इसी लेयर पर काम करती है। अब दोस्तों आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज दोस्तों हमने एक चीज पढ़ी कि जितनी भी जो डेटा है, मैंने आपको लास्ट लेयर में बताया था मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। तो मल्टीप्लेक्सिंग होती है दोस्तों जो मल्टीपल चैनल से डेटा आ रहा है उसको एक सिंगल लाइन के थ्रू ट्रांसमिट कर देना, ताकि हमारा जो चैनल है बैंडविड्थ है वो बचे। तो दोस्तों जब सेंडर एंड पर होता है तो इसी का काम होता है मल्टीपल डेटा को मल्टीप्लेक्स करना, यानी कि इकट्ठा करना और उन्हें एक सिंगल लाइन के थ्रू आगे भेज देना। और जब रिसीविंग एंड की बात करते हैं दोस्तों तो इसी का ही काम होता है उस डेटा को वापस मल्टीपल चैनल में कन्वर्ट करना और आगे सेंड कर देना। तो दोस्तों जब हम मल्टीपल चैनल के डेटा को सिंगल चैनल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है मल्टीप्लेक्सिंग, और जब इसको रिवर्स करते हैं यानी सिंगल लाइन के डेटा को मल्टीपल चैनल में वापस कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग दोनों काम हमारी फिजिकल लेयर के ही होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इट ऑल्सो वर्क फॉर मल्टीप्लेक्सिंग and demultiplexing of data and demultiplexing of data। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रोल भी है इसका। तो दोस्तों इस तरीके से जो फिजिकल लेयर है वो काम करती है। आई होप आप नोट कर चुके होंगे दोस्तों। जो डायग्राम है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो चार मैं आपको वो और लिखवा देता हूं शॉर्ट में, ताकि दोस्तों हमें OSI मॉडल जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए, किसी तरह की कोई डाउट हमें ना बच पाए। तो दोस्तों फिजिकल लेयर हमें कुछ और चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड information about, तो दोस्तों ये कुछ चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि वोल्टेज लेवल ऑफ सिग्नल, लेवल ऑफ सिग्नल। पहला हमने पढ़ा वोल्टेज लेवल ऑफ सिग्नल के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके अलावा डेटा रेट्स के बारे में, यानी कि डेटा किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके बारे में भी हमें दोस्तों इंफॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल लेयर। और दोस्तों फिजिकल कनेक्टर, जितने भी तरह के फिजिकल कनेक्टर्स है दोस्तों उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस लेयर यानी कि फिजिकल लेयर की हेल्प से ही मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो OSI मॉडल है उसको कंप्लीट कर दिया है, किसी भी तरह की कोई भी उसमें डाउट हमारा नहीं बचा है। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट लेयर थी जो हमें फिजिकल लेयर जो हमें OSI मॉडल में पढ़नी थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो OSI मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है।